सीमांचल में पहली बार एक इनकलाब और एक तब्दीली की अलामत के इस इजलास में सीमांचल के मुख्तलिफ गोसे से आए हुए मेरे सभी इनकलाबी भाइयों, मेरे मजलूम भाइयों, अपने नाखानदा और अपनी नस्ल की बर्बादी को तरक्की और तब्दीली में बदलने की तमन्ना रखने वाले मेरे भाइयों, मेरे पास अल्फाज नहीं मिलते, मैं किस हैसियत से आपका इस्तकबाल करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज मैं दुनिया के सारे चमन के फूल तोड़ डालूं और आपके कदमों में निछावर कर दूं, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आसमान के चांद को मैं उतार दूं और सितारों को आपके कदमों में बिछा दूं, खुदा की कसम मेरा दिल कहता है मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता और शायद ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आंखों ने पहली बार ये मंजर इस सरजमीन पे देखा है। मैंने ईद के चांद को भी उगते हुए देखा है, दूल्हा बना था तो अपने सर पे सेहरा भी देखा था, लेकिन वो मुसरत जो मुझे आज हासिल हो रही है कभी हासिल नहीं हो सकी है। दोस्तों, गर्चे मैं यहाँ मातम करने के लिए बैठा हूँ, गर्चे मैं अपनी बेइंसाफियों के लिए यहाँ को इंसाफ पर तब्दील करने के लिए बैठा हूँ, गर्चे मैं यहाँ जालिम हुक्मरान की तमाम तर जुल्म और परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए बैठा हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, आपकी पेशानी में जो इनकलाब की लकीरें देख रहा हूँ, आपके आंखों में जो इनकलाब के अंगारे देख रहा हूँ, मुझे अब एतमाद हो गया है कि दुनिया की कोई ताकत हम पर जुल्म नहीं कर सकती है, जुल्म नहीं कर सकती है। हम अपना हक लेंगे, हम अपना हिस्सा लेंगे। वो जालिम जिसको हमने 100 बार सलाम किया है, अगर 1000 बार तमाचा मारना हो तो उनको तमाचा मारने का भी कदम पाने का इंकार है। मेरे भाइयों, इस वक्त आप बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे और तबीयत आपकी भी चाहती है कि आप उठकर यहाँ से उठकर न जाए। मैंने बड़े बड़े जलसों को देखा है, बड़े बड़े मंत्रियों को के इजलास को देखा है, वजीर आला नया चुना गया है और उसके इस्तकबाल में भी, शहंशाहों के इस्तकबाल में भी लोगों को देखा है, लेकिन जो चट्टानी एकता, जो मोहब्बत, जो सुकून, जो एतमाद, जो डिसिप्लिन, जो सब्र आज मैं देख रहा हूँ, मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो कहूंगा कि हम सबों के सरपरस्त जनाब मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने भी कभी इस सरजमीन में शायद नहीं देखा होगा। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इस इनकलाबी इजलास में किशनगंज का बेटा होने के नतीजे में जहाँ डाइस पे तशरीफ फरमा अपने कायद जनाब मौलाना असरारुल हक कासमी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, वही जनाब अपने भाई जनाब डॉक्टर जावेद आजाद साहब, अपने इनकलाबी भाई जनाब तौसीफ साहब और मेरे 1956 के पिछड़े हुए भाई जनाब गुलाम रब्बानी साहब MLA, जो भले ही बंगाली हो लेकिन उनकी पैदाइश 56 से बाद 57 में हुई होगी, लेकिन उनके अब्बा जान उस बिहारी के सबूत का मैं सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं बंगाल से आए हुए जनाब चौधरी करीम साहब को, मैं सलाम करता हूं आपकी जानिब से बड़े इनकलाबी लीडर जनाब भाई विक्टर साहब को। मैं बड़े अदब से इस्तकबाल करता हूं बिहार के सरजमीन के पटना और दीगर इलाके में रहने वाले हमारे इनकलाबी लीडर जनाब आलोक मेहता जी का। मैं आपकी तरफ से सलाम और इस्तकबाल करता हूं जनाब तनवीर हसन साहब का, जनाब गुलाम गौस साहब का, साबिक MLA, साबिक वजीर हुकूमत बिहार जनाब अखलाक अहमद साहब का। मैं आपकी तरफ से कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, भागलपुर से आने वाले तमाम दर भाइयों का भी इस्तकबाल करता हूं और मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, चाहे किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के हमारे नौजवान हो, जिनकी कुर्बानियों के सिले में उन्होंने आज गुफ्तगू करना गवारा नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं कि उनके नाम को लेकर मैं उनके सबाब जारिया को कम नहीं करना चाहता, उन जवानों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। किशनगंज से अपने दफ्तरों को छोड़कर जो यहाँ आए हैं, मैं उनकी भी दिल से कदर करता हूं। और मेरे इनकलाबी साथियों, वक्त कम है, मैं 2-3 बातें आपके सामने में कहकर अर्ज कर यहाँ से गुजर जाना चाहता हूं और जो करारदाद है वो मौलाना मोहतरम आपके सामने में पेश करेंगे। मैं अखबार और मीडिया के लोगों का भी बड़ा अदब और एहतराम के साथ उनका एहसान मानता हूं कि किशनगंज की तालीमी तहरीक को उन लोगों ने बावजूद के बिहार की हुकूमत मीडिया को खरीद चुकी है, सेंसर कर चुकी है, पहरेदार बन गई है। आज भी जब आप यहाँ लाखों की तादाद में बैठे हैं, अमन के बिगाड़ने वाले उस शैतान के हरे झंडे को, आडवाणी के झंडे को बार बार दिखाया जा रहा है, लेकिन सीमांचल में तड़पने वाले तालीम के लिए तड़पने वाले लाखों की भीड़ को अब तक अंधा नीतीश कुमार टीवी पर नहीं देख पा रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है लोगों कि हम लोगों ने बड़ी शराफत का मुजाहरा किया है।
मुल्क को आजाद हुए 64 साल हो गए, मुल्क ने सियासी आजादी हासिल कर ली, हमने नेता चुन लिया, हमने वोट डाल दिया, अपने भाई को एमएलए बना दिया, अपने चचा को एमपी बना दिया, तो हमने लगा कि हमने बड़ा शेर मार लिया, हम बड़े कामयाब हो गए, मेरे बस्ती का आदमी मुखिया बन गया तो हम बड़े कामयाब हो गए। लेकिन इन 64 सालों में इस गफलत ने हमें बहुत कुछ हमसे छीन लिया है। हमने जिस वोट की ताकत को सब कुछ समझ रखा था, वो वोट की ताकत तो सिर्फ सियासी आजादी थी। कौमों को जो आजादी नसीब होती है वो सिर्फ वोट के जरिए से नहीं, कलम के जरिए से आजादी नसीब होती है। और हमने अपने बच्चों को तालीम से महरूम रखा, जिसके नतीजे में आज भी हम गुलाम रह गए। और इन 64 साल के बाद इस वक्त मैं आपको कहता हूं कि मेरी लड़ाई हुकूमत से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी अलग खित्ते की नहीं है, मैं तो इंसाफ की लड़ाई लड़ता हूं। और मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ कोई खुसूसी सलूक कीजिए, बल्कि मैं बिहार की जालिम हुकूमत को ये कहता हूं कि जालिम हुकूमत, मैं नहीं कहता, मौलाना असरार नहीं कहते, डॉक्टर जावेद नहीं कहते, करीम साहब नहीं कहते, बल्कि इस हिंदुस्तान में आज भी हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब बची हुई है। जब गांधी को मारने के लिए कोई अगर तैयार हुआ था तो बत्तख खान नाम का एक बावर्ची था, जब अंग्रेजों ने उसको जहर देने का काम किया था तो बत्तख खां की नौकरी चली गई, लेकिन गांधी के जान को बचाने का काम एक मुसलमान किया था। और यही नहीं, बल्कि ये भी सच है कि मुसलमानों की इस बदहाली की रिपोर्ट किसी शहाबुद्दीन ने, एमजे अकबर ने, मौलाना असरारुल हक ने पेश नहीं की, बुखारी ने पेश नहीं की, बल्कि मुसलमानों की इस दुर्गत की तस्वीर भी अगर किसी ने पेश की तो वह ब्राह्मण का बच्चा राजेंद्र सच्चर है और रंगनाथ मिश्रा है, जिसको मैं बड़ा आदाब और सलाम करता हूं कि जिसने सच्चा हिंदुस्तानी होने का सबक आज पूरा कर दिया है। और उसी राजेंद्र सच्चर ने और उसी रंगनाथ मिश्रा ने, जो हिंदुस्तान का सपूत है, उसके सामने सिर्फ मिट्टी के कण का नाम भारत नहीं है, बल्कि भारत माँ का सच्चा सपूत है। वो कहता है कि मिट्टी के कण कण की जहाँ पूजा होनी चाहिए, मिट्टी के जन जन के साथ भी न्याय होना चाहिए, और उस जन जन में मुसलमान भी एक बड़ा तबका है जिसका मान और सम्मान होना चाहिए। और कौन? और उसने एक रिपोर्ट पेश की, उसने एक रिपोर्ट पेश की कि इस मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि सबकी तरक्की हो। और सर सैयद अली रहमा के लफ्जों में कि हिंदुस्तान की हैसियत एक खूबसूरत दुल्हन की है, और हिंदू और मुसलमान दोनों उसकी रसीली और खूबसूरत आंखें हैं, किसी एक को तोड़ डालोगे तो मेरी दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। और यही काम रंगनाथ मिश्रा ने किया कि मुसलमान की हैसियत बड़ी खराब हो गई है, इनको ऊपर उठाना होगा। इनको क्या हालत हो गई है इनकी आबादी मुल्क में 15% है, पार्लियामेंट में 90 उनका एमपी होना चाहिए, 30 से आगे नहीं बढ़ रहा है। बिहार में उसकी आबादी 17% है, उनका एमएलए 40 होना चाहिए, वो 15-20 से आगे नहीं बढ़ रहा है। वेस्ट बंगाल में उनका 25% आबादी है, और वहां के असेंबली में उनकी तादाद लगभग 80 और 90 की होनी चाहिए, लेकिन वहां भी 30-35 से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये तो हुई उन जगहों की हालत जहां पॉलिसियां बनती है, जो उनको इम्प्लीमेंट करता है वो डीएम और एसपी होता है, और डीएम, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, इनकी आबादी पूरे मुल्क में 15% की है, लेकिन इनका 3% भी लोग कलेक्टर नहीं है। अगर मेरे यहाँ किशनगंज में बचने वाले 70% लोग हैं या माइनॉरिटी के हैं, और बिहार में 17% लोग माइनॉरिटी के हैं, अगर 17% माइनॉरिटी का अगर 17 बेटा यहाँ कलेक्टर होता तो ये तक इनसे आया हुआ इस कलेक्टर को हिम्मत नहीं होती कि हमारे साथ बदसलूकी करता। मौलाना अफजाल हक को सिर्फ मौलाना अफजाल हक नहीं समझता, अख्तरुल ईमान को सिर्फ एमएलए नहीं समझता, वो समझ सकता था कि मुमकिन है ये बूढ़ा किसी आईएएस का बाप हमारे सामने में बैठा हुआ होगा, मुमकिन है अख्तरुल ईमान, मुमकिन है डॉक्टर जावेद सिर्फ ये एमएलए नहीं है, मुमकिन है कि इनका छोटा भाई भी कोई कहीं न डीएम और एसपी होगा, चूंकि वो जानता है कि हम ऐसी हुकूमत में बस रहे हैं जहां सियासत की कदरों कीमत घट गई है और अफसरशाही के चंगुल में सब कुछ आ गया है। इस रियासत का वजीर आला, जमहूरी रियासत का वजीर आला नीतीश कुमार नहीं बना है, बल्कि इंदी नीतीश कुमार इस मुल्क का बादशाह शहंशाह बन गया है, वो राजा बन गया है, और उसी राजा के नवाब बनकर बैठे हैं, ये आवाम के नौकर बनकर के नहीं बैठे। मेरे भाइयों, ये हालत हमारी क्यों हुई? मैं दो बात कहकर आपसे गुजर जाऊंगा कि आजादी की तारीखों को याद करो। जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ था 64 साल पहले, जो हालत हमारी थी वही हालत पंजाब की भी थी, वही हालत महाराष्ट्र का भी थी, बल्कि पंजाब की हालत उस वक्त खराब थी। पंजाब के हमारे पंजाब
पंजाबी भाई पगड़ी बांधकर अफसर बनकर हमारे दरमियान में नहीं आते थे, बल्कि मेरी बस्तियों में जो बस नहीं आई थी उसका खलासी और ड्राइवर वो हुआ करता था। लेकिन आज वो खलासी और ड्राइवर की हैसियत से हमारे यहां नहीं आता है, बल्कि एसपी और डीएम बनकर आता है। और पंजाब की खेती रेतीली जमीन, उनकी फसलें नहीं उगती थी, उनके फसलों के दानों के लिए भी मेरे इलाके में वो आता था। लेकिन मेरे भाइयों, क्या वजह हो गई कि इन 64 सालों में अब वहां से जहां से लोग कारोबार करने के लिए, बस की कंडक्टर खलासी करने के लिए हमारी बस्ती में आते थे, आज वो हाकिम बनकर आते हैं। और मेरा बेटा कल तक जो देवबंद और बरेली भी नहीं जाता था पढ़ने के लिए, वो बेटा आज अपनी माँ और अपने बाप को छोड़कर दिल्ली और पंजाब के होटलों में पोछा मारने के लिए चला जा रहा है। मेरे भाइयों, नौजवानों की वो बड़ी तादाद जिसको मां बाप ने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए पाला था कि बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, लेकिन वो बेटा आज अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने बच्चों के बदन पर कपड़े देने के लिए, अपने छप्पर के घास के लिए, अपनी माँ की दवा के लिए इतना मजबूर हो गया है कि वो माँ जिसकी आज बेटे को खिदमत करनी थी, जिनके पांव में उसकी जन्नत पोशीदा है, माँ मर रही है, आलम निज़ाम में है, हालत अच्छी नहीं है, माँ को बिस्तर पर छोड़कर वो बेटा पंजाब चला जाता है और माँ बेटे के बिना घर में मर जाती है। बेटा वह दवा का पैसा, कफन का पैसा जरूर भेज देता है, लेकिन माँ के जनाजे में शरीक नहीं हो सकता है। इससे बड़ी बदनसीबी हमारी क्या हो सकती है दोस्तों? जिसने सिर्फ हम पर जुल्म किया वही जालिम नहीं है, बल्कि जालिम को जो न जुल्म से रोके वो भी जालिम के साथ है, कातिल को जो न कत्ल से टोके वो भी कातिल के साथ है। लोगों, अब हम कातिल के साथ नहीं रहना चाहते, अब हम जालिम के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि कभी कभी लोग कुछ शेर सुनाते थे कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो फिर शोर मचाते क्यों हो। जब तक हम मुंतशिर रहे, शोर मचाते रहे, अल्लाह का शुक्र है आज हम मुत्तहिद हो गए हैं। सिर्फ अपनी हालत नहीं बल्कि दुनिया की तकदीर को भी बदल डालेंगे, ये हमारा इरादा है। और लोगों, ये भी एक देखो कि तारीख का पहला बाब आज रकम किया जा रहा है। आज से पहले कभी बूढ़ों की आंखों ने, 70 और 80 साल के बूढ़ों को मैं देख रहा हूं जिसके सर और दाढ़ी की बाल की सुफेदी गवाही दे रही उनकी बुजुर्गों की। मैं उन बुजुर्गों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इन 70-80 साल की जिंदगी में कभी देखा था कि आपके इलाके के सारे एमएलए और एमपी जो अलग अलग पार्टियों के हो, क्या कभी एक जगह बैठे थे? शायद आपकी आंखों ने कभी नहीं देखा होगा। क्या कभी आपने देखा था कि बंगाल का एमएलए और एमपी आपके दर की मसीहाई और दारूगिरी के लिए यह आ जाए? क्या आपने कभी देखा था? कभी नहीं देखा था। आपने जलसे देखा होगा, बरेलियों के जलसे देखे होंगे, देवबंदियों के जलसे देखे होंगे, अहले हदीस के जलसे देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा जलसा देखा जहां देवबंदी आलिम भी बैठा हुआ हो, बरेली आलिम भी बैठा हुआ हो, अहले हदीस का मौलाना मुतीउर रहमान भी बैठा हुआ हो, और हमारे बरेलियत का सबसे बड़ा आलमदार बाबा एहसानुल हक भी बैठा हुआ हो, और देवबंदी एक आलिम क़यादत कर रहा हो? कभी आपकी आंखों ने नहीं देखा था ऐसा नजारा? कभी ऐसा नजारा आपने देखा कि हिंदू और मुसलमान और सारे लोग एक जगह मिलकर बैठ गए हो किसी अच्छे काउज के लिए? नहीं देखा होगा। तालीम के मामले में मदरसे की मीटिंग, स्कूल की मीटिंग, संस्कृत विद्यालय की मीटिंग हुई है तो समाज के पढ़े लिखे लोग आए हैं, लेकिन क्या गरीब रिक्शा चालकों को देखा होगा? कभी आपने नहीं देखा होगा। ये पहली बार आपने देखा है। आपके नेता, आपके उलमा, आपके रहनुमाओं ने अपने तमाम तरह इख्तिलाफात को खत्म कर दिया है, और आपकी इस गुलामी, आपकी इस बदनसीबी को बदलने के लिए हम लोगों ने अपना राजनीतिक झंडा समेट कर अपने बच्चों की तालीम का झंडा अपने हाथ में ले लिया है। और जब तक अलीगढ़ को कायम नहीं कर लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और अगर ये झंडा इस लड़ाई में हमारे कफन का सामान बन जाए तो हम इसको खुशनसीबी समझेंगे। इसका हमने ऐलान कर दिया। मेरे भाइयों, साथ ही उसके मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 90% मेरे गरीब भाइयों, अगर मद्रास का मल्लाह का बेटा जो मछली मारकर अपनी रोटी कमा सकता है, और उनका बेटा अगर एपीजे अब्दुल कलाम देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो क्या किशनगंज और सीमांचल के ठेला चलाने वालों का बेटा नहीं बन सकता है? जरूर बन सकता है। अभी मेरे विक्टर भाई कह रहे थे कि जो वो पढ़ रहे थे अलीगढ़ में, वहां पर जो होटल में पोछा मारा था हॉस्टल में, उनका बेटा आईसीआई बैंक का जनरल मैनेजर बन गया है। आज से 3 महीना पहले जब मैं अलीगढ़ गया था तो मेरी जो गाड़ी चला रहा था, मैंने बस्ती बस्ती में खबर दी है कि वो ड्राइवर ने मुझे बताया कि साहब दिल्ली से कम यहाँ कमाई होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सर सैयद को अल्लाह जन्नत अता करे, मेरा 2 बेटा इंजीनियर बन रहा है। मेरे भाइयों, अगर ड्राइवर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, मल्लाह का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है, तालीम का मौका मिल जाए तो तकदीर बदल सकती है। अलीगढ़ कायम हो जाएगा तो मेरा रिक्शा वाले का बेटा भी पढ़ लेगा। मेरे भाइयों और भाइयों, मैं जाते जाते सिर्फ आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूं,
बल्कि ये जालिम नीतीश कुमार जो शराब की दुकानें खुलवाना चाहता है, जो देश की तरक्की की बात करता है, न्याय के साथ विकास की बात करता है, वो कितना झूठा है, कितना फरेबी है, कितना मक्कार है। मैं ये बातें अपने लफ्जों में नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि जो लिखी हुई चीज है मैं उसी को बताना चाहता हूं कि आज से 10 महीना पहले की चिट्ठी है जो इसी डीएम ने, जिस डीएम को बात करने का सलीका भी उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, उस डीएम ने क्या लिखा है, ये असेंबली का हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में उसने क्या लिखा मैं बता रहा हूँ। सुनो बैठो उसको, क्या लिखा उसे बैठो। संदीप कुमार खुदकुलकर्ती ने क्या लिखा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्रांक 242 दिनांक 3/3/2010 के द्वारा 243 एकड़ जमीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। बहुत सारे हमारे जाहिल और नादान भाई ये कहते हैं कि अलीगढ़ को जमीन दे दी गई है। अलीगढ़ को जमीन देना अलीगढ़ के शर्तों पर देना होगा, तब अलीगढ़ को जमीन देनी होगी, और अलीगढ़ के शर्तों पर अगर नहीं दिया तो वो जमीन नहीं होगी। ईद में 12 साल के बच्चे के लिए अगर आपने 6 साल के बच्चे का रेशमी कुर्ता खरीद लिया तो ईद में आपका बच्चा कुर्ता नहीं पहन सकता है, गर्चे आपने कुर्ते की खरीदारी कर दी है। मेरे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों, आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जब रिश्ता होता है, हिंदू भाइयों के यहाँ मुसलमानों के यहाँ पहले सगाई होती है, निस्बत होती है, डाली खराब पान ठोकी होती है। अगर डाली खराब पान ठोकी और निस्बत के बाद कोई किसी की बेटी को रुखसती करने के लिए भेज दे कि मेरे बेटे का रिश्ता उनकी बेटी से हो गया है, हिंदू है तो उसके अग्नि के 7 फेरे, मुसलमान है तो काजी का निकाह जरूरी है, लेकिन निस्बत और पान ठोकी के बाद अगर कोई मेहमानों को भेज दे रुखसती करने के लिए, मैं समझता हूं कि मेहमानों की खिदमत नहीं होगी बल्कि उनके बदन पर जूतों की बारिश होगी। तो ये नीतीश कुमार शायद उनकी बस्तियों में निस्बत के बाद ही रुखसती होने लगी होगी, शायद इसी वजह से वो ये कह रहा है कि हमने जमीन दे दी। क्या लिखता है फिर दूसरी जगह उनका यही काबिल डीएम क्या लिखता है कि मानव संसाधन विभाग के पत्रांक 204 दिनांक 28/1/2000 के द्वारा ये सूचित किया गया है, बिहार सरकार ने इनको सूचित किया है कि भूमि को सूचित किया गया है कि उक्त भूमि 243 एकड़ को अन्य कार्यों के हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि उक्त भूमि 3 खंडों में है और विश्वविद्यालय हेतु एक खंड में 250 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इन्हीं की चिट्ठी है कि उस जमीन की घेराबंदी के लिए चकला वाले की, चूंकि दूसरी जमीन उसको देनी है। तीसरी जगह लिखता है कि उक्त 243 एकड़ भूमि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दखल कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है और न ही विश्वविद्यालय द्वारा इकरारनामा ही निष्पादित किया गया है। तो उन अकल के अंधों को पूछो कि डीएम ये बोल रहा है कि इकरारनामा नहीं हुआ है, तुम्हारे किस भाईजान ने, किस चाचाजान ने तुमको खबर दी कि इकरारनामा हो गया है। चौथी जगह वो लिखता है कि 243 एकड़ भूमि को कुछ अंशों में लगभग 45-46 दलितों द्वारा घर निर्माण करने की कार्रवाई की गई है, जिसके विरुद्ध थाना में कार्रवाई चल रही है, और ये जमीन चूंकि दलितों द्वारा कब्जा है इसलिए इसके हटाने में देर लगेगी। फिर हम लोगों ने दिसंबर में हाउस में कहा कि जमीन दे दो, मेरा सवाल था, और डॉक्टर जावेद साहब और भाई जनाब तौसीफ साहब सबका समर्थन था। मैंने कहा था कि किशनगंज जिला में प्रस्तावित अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शाखा निर्माण करने के लिए जमीन दे दीजिए। मंत्री रमेश राम ने क्या कहा कि सभापति महोदय आप गवाह रहिए कि जो एग्रीमेंट के लिए कुलपति और जिला समाहरणालय से बात हो रही है, हम समझते हैं कि 2 माह के अंदर एग्रीमेंट हो जाएगा। ये खत 13 दिसंबर को उनका जो मंत्री है वो बिहार के पवित्र मंदिर और असेंबली में बोलता है, लेकिन उसी का ये बेईमान कमिश्नर जहां उसका मंत्री 2 महीने में यानी 13 फरवरी तक उस जमीन का एग्रीमेंट करने की बात करता है, वहीं 28 जनवरी 2011 को उसका मंत्री, उसका कमिश्नर ये खत निकालता है, और खत में क्या लिखता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा बिहार राज्य के किशनगंज जिला में खोलने हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा बिहार राज्य के किशनगंज जिला में खोलने हेतु 250 एकड़ भूमि एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यदि आवश्यक हो तो भू अर्जन की कार्रवाई भी की जा सकती है। वर्तमान में जो जमीन 3 टुकड़ों में है उसकी घेराबंदी कर दी जाए ताकि दूसरे काम में लगा जाए। कितना विरोधाभास है, और ये विरोधाभास आज ही नहीं, इनका दोगलापन आज से 4 दिन पहले भी अखबारों में पढ़ा होगा कि पटना में बैठकर पीके साहब
ही इस सरकार का मंत्री बोलता है कि चूंकि पी के अब्दुल अजीज ने विजिटर से परमिशन नहीं लिया है इसलिए उस पर सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूसरे दिन डिविजनल कमिश्नर पूर्णिया का आकर यहाँ पर प्रेस करता है कि सरकार ने जमीन दे दी है। ऐ दोगले बताओ, मंत्री सच्चा हो या तुम्हारा कमिश्नर सच्चा है? लगता है कि तुम्हारे कमिश्नर मंत्री में भी तुम्हारा रिश्ता नहीं है, तुम नालायक हो और बिहार की हुकूमत करने के लायक तुम्हारे अंदर में अहलियत नहीं रह गई है। इसलिए भाइयों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके बच्चों की तकदीर पोशीदा है इस लड़ाई में। खुदा के वास्ते अपने बच्चों के लिए लोग अपनी जिंदगी की कुर्बानियां भी दे देते हैं। हम कुर्बानियों के सफर में आगे बढ़ चुके हैं। आपके लाडले कल होटल में बजाकर पोछा न मारे, आपका बेटा आपको बिस्तरे मग में छोड़कर प्रदेश में कमाने के लिए न जाए। आइए अपनी भी भलाई कीजिए, अपने बच्चों के तकदीर को बदलने के लिए आपने जो कसम खाया है उसी कसम पर कायम रहिए और ये तय कर लीजिए कि हम दम दे देंगे लेकिन हम दम नहीं लेंगे, अलीगढ़ की जमीन से कुछ भी हम कम नहीं लेंगे। यह हम इंकलाब को दीजिए। और जैसा कि भाई जावेद आजाद साहब ने कहा, यूरिया हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है, बिजली के खंभे हमारे यहाँ नहीं कर रहे हैं, नदी में बस्तियां हमारी नदियां काट रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपने ये लड़ाई जीत ली तो मुस्तकबिल को जीत जाइएगा। अगर किसी मीर जाफर की वजह से अगर इस लड़ाई को ठंडा कीजिएगा तो मुस्तकबिल को हार जाइएगा लोगों। और गैरतमंद इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, अपने हाल की कुर्बानी दे सकता है, अपने मुस्तकबिल को कभी हार नहीं सकता है, जिसका मुझे आप पर एतमाद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।